everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोर क्वेश्चंस ऑन बॉन्डिंग एंड थर्मो। तो ये वन ऑफ द मॉक टेस्ट्स है जो मैंने अपनी ऐप पे लॉन्च किया था लास्ट ईयर. सो इट हैज़ अबाउट 50 क्वेश्चंस एंड इट वाज बेस्ड ऑन द सेक्शन ए सेक्शन बी कॉन्सेप्ट. बट हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. आई मेड दिस पेपर माई सेल्फ एंड आई होप इट रियली हेल्प्स यू विद योर प्रेपरेशन. सो लेट्स गो. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. सबसे पहली बात, करेक्ट स्टेटमेंट पे फोकस करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. द एंट्रोपी ऑफ डायमंड इज मोर दैन दैट ऑफ ग्रेफाइट. सोचते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के बने होते हैं. डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ग्रेफाइट में होती है sp2. तो ग्रेफाइट में ज़्यादा एंट्रोपी होगी क्योंकि वहाँ पे लेसर बॉन्ड्स हैं. तो इस वजह से ये तो इनकरेक्ट हो गया. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन N2 इज sp. एक सेकेंड, पॉज. तुम्हें पता है नाइट्रोजन लीनियर है, तुम्हें पता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बट VBT, sp, sp2, sp3 डायटोमिक स्पीशीज में ये सब बातें नहीं होती थी. डायटोमिक स्पीशीज में MOT में खेला जाता था. तो ये हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं होती है डायटोमिक स्पीशीज में. तो ये ट्रिक स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0. लेट मी थिंक. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 किसकी होती है? उनकी 0 होती है जो उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में होते हैं. बट कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉम्पाउंड है यार, वो तो कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है. तो कार्बन इन द ग्रेफाइट फॉर्म की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी. ऑक्सीजन गैस की डेल्टा H फॉर्मेशन 0 होगी स्टैंडर्ड कंडीशंस में, बट CO2 की तो 0 नहीं होगी. मिक्सिंग ऑफ गैसेस इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन एंट्रोपी. हाँ, भगदड़ मचती है जब गैसेस मिक्स होती हैं, तो इट विल कॉज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी. ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने बहुत ध्यान से रखी थी. तो मैं इन हर स्टेटमेंट को समझाना मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था. मैंने समझा दिया. तुम प्लीज़ वो स्टेटमेंट्स लिख लो जो तुमने शायद पहली बार सुनी है, शायद तुम्हें सुन के ऐसा लगा ओ भाई इसको ऐसे सोचना था. प्लीज़ उनको लिख लेना. मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्क्वायर प्लेनर शेप. एक सेकेंड, स्क्वायर प्लेनर शेप सोचना पड़ता है. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो और 2 लोन पेयर हो तो जाके शेप स्क्वायर प्लेनर होती है. तो हर केस में जीवन भर जब भी शेप की बात हो, VBT का कॉन्सेप्ट आए, सबसे पहले जो जुगाड़ सिखाया हुआ है स्टेरिक नंबर, वो कैलकुलेट करना. देखो तुम्हारे स्टेप्स रिकॉल करा रही हूँ. सबसे पहले स्टेरिक नंबर रिकॉल करना, लिखना, मतलब स्टेरिक नंबर लिखने के बाद हाइब्रिडाइजेशन सोचना, फिर उसके बाद सोचना कितने लोन पेयर होंगे, एंड तब जाके तुम फाइनली स्टेप 4 शेप पे पहुंचोगे. देखो यार, नीट दे रहे हो या JEE दे रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स किस में है, या फिर ये पूछा जाता है कि शेप किसकी कैसी है. दोनों ही तरह के सवाल को अटेंड करने के लिए सबसे पहले तो स्टेरिक नंबर ही निकालना पड़ेगा. कोई और चॉइस तुम्हारे पास है ही नहीं. ठीक है, मतलब ये मान लो कि अगर तुमने कुछ और तरीका यूज़ किया तो फिर मुझसे डांट पड़ेगी. शुरू से शुरू करना, चाहे तुम्हें लगे और मुझे तो 10 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, उसका तो जल्दी हो गया, उसने रट्टा मारा है, कोई बात नहीं, गलती नहीं करोगे तो. ठीक है, तो स्टेरिक नंबर पे आते हैं. क्या क्या दिया हुआ है? SF4 दिया हुआ है मैंने, IF4 माइनस दिया हुआ है, PF4 पॉजिटिव दिया हुआ है एंड CF4 दिया हुआ है. शुरू करो. स्टेरिक नंबर होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम प्लस कितनी मोनोवेलेंट स्पीशीज जुड़े हैं. मोनोवेलेंट स्पीशीज माने जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, जैसे मिथाइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, हैलोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है. तो मोनोवेलेंट स्पीशीज का ध्यान रखना. माइनस द मैग्नीट्यूड ऑफ कटायनिक चार्ज. जो भी तुम्हारी चीज़ दी हुई है, अगर वो कटायनिक है, अगर वो चीज़ न्यूट्रल ना होके कटायनिक है, तो उस कटायन में क्या चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ अनायनिक चार्ज. जैसे फर्स्ट केस में चार्ज स्पीशीज नहीं है, न्यूट्रल है, तो मैंने सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम निकाले, 6 होते हैं. फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, 4 हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा. ये 5 क्या होगा, sp3
डिहाइब्रिडाइजेशन नहीं, एक सेकेंड, स्क्वायर प्लेनर के लिए मुझे sp3d2 चाहिए, इतना तो मैंने प्रैक्टिस करके समझ ही लिया। फिर भी चलो, फिर भी यहाँ पे मैं निकालती हूँ 5 इक्वल्स लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वही हमेशा गिने जाते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे, स्टेरिक नंबर 5 है, लोन पेयर आ जाएगा 1। तो यार ये तो कुछ C100 की तरह लिख रहा है मुझे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आएगा तो इसकी शेप जो है वो C100 होगी। ये नहीं है मेरा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी सेंट्रल एटम है 7, 4 मोनोवेलेंट जुड़ी है चीजें, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड होता है, ये हो जाएगा 6। 6 का मतलब है sp3d2। अब फिर से स्टेरिक नंबर का दूसरा फॉर्मूला यूज करो, दिस 6 इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं? 4 बॉन्ड दिख रहे हैं यार, एक आयोडीन 4 फ्लोरीन से जुड़ा है, तो लोन पेयर आ जाएंगे 2। आ गया यार sp3d2 प्लस 2 लोन पेयर, यही मेरा आंसर है IF4 माइनस। फिर भी अगर तुम बाकी दोनों ट्राई करो, जो मैं सजेस्ट करूंगी अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना, तो ये भी टेट्राहेड्रल आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, और ये भी टेट्राहेड्रल आएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, वर्क डन 0, डेल्टा यू 0। एक सेकेंड, क्वेश्चन तो पढ़ने दो। An ideal gas undergoes the following process at a constant temperature। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बड़ी सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए हैं इसमें, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं क्वेश्चन पढ़ना, रुक जाओ। आइडियल गैस की बात हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा आइडियल गैस के लिए, चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा आइडियल गैस के लिए। बहुत बढ़िया, एक सिंगल स्टेप में हो रहा है जो भी हो रहा है। जब भी कोई चीज सिंगल स्टेप में होती है तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। भाई मैंने क्वेश्चन इतने ध्यान से पढ़ा कि मुझे काफी चीजें तो सिर्फ इसको पढ़ के समझ आ गई। अब मैंने आगे चीज देखी कि मेरे को वॉल्यूम घटती हुई दिख रही है, प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो प्रेशर चेंज 5 से 10 का है, तो वॉल्यूम घट रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो अगर कोई चीज कंप्रेस होती है देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन होगा पॉजिटिव, राइट, और डेल्टा यू होगा 0। चलो ऑप्शंस देखते हैं। अरे भैया चलो, अरे भैया, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, क्या क्या खुल जाता है, एंड डेल्टा यू होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप और हाइब्रिडाइजेशन की बात है। कहां से क्वेश्चन शुरू करना है तुम्हारे? रट्टों से नहीं, स्टेरिक नंबर से शुरू करना है, हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचना है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं, तब जाके शेप की बात करना। जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत अटेम्प्ट किया करो। बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वीबीटी एमओटी से आते हैं, तो तरीका सीख लोगे तो गलती नहीं होगी। ClF2 माइनस है, PF क्या है भाई, PF, एक तो P नहीं लिखा गया मुझसे, और SeF4। आओ चलो, हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है पर होता है। हाफ ऑफ सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 मोनोवेलेंट जुड़े, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने करा ऐड, ये आ गया 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, 5 इक्वल्स लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे ये पता है तीनों लोन पेयर 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे। बची एक्सियल पोजीशंस जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज आती ही आती है, तो मुझे आता है, तो ये आ जाएगी शेप लीनियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, PF5 हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम 5, 5 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, ये हो जाएगा 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है तो तीसरे की भी सेम ही होगी, 3 चीजें कंपेयर कर रहे हैं तो सेम हाइब्रिडाइजेशन वाला मेरा आंसर है। तीसरा मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, अगर मैं जल्दी पेपर अटेम्प्ट करना चाह रही हूँ तो मैं क्यों निकालूंगी तीसरा? जब 3 लोगों की बात हो रही है, उनमें से 2 की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो पक्का तीसरे की भी तो वही होगी। वैसे भी तुम सेलिनियम देखते ही रो पड़ोगे, सल्फर के नीचे वाला भाई साहब है ये। तो 6 + 4, ये भी आ गया 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d इसकी भी आ गई। चलो यहाँ पे लोन पेयर निकालते हैं। 5 इक्वल्स लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 5 है, तो लोन पेयर 0, ये आ जाएगा ट्राइगनल बाइपिरामिडल। 5 इक्वल्स लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, एक सेलिनियम 4 फ्लोरीन से जुड़ा है, लोन पेयर आ गए 1। शेप बताओ, या सीसॉ,
तो सबकी शेप अलग है पर सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। आंसर आ गया सी, डी ऑप्शन यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस द मैग्नीट्यूड, फिर जल्दीबाजी, फिर क्या हो गया, क्या हो गया, मार्क कर लेते हैं, आइडियल गैस की बात हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपायर, ओ भाई साहब बहुत सारी चीजें बोल दी, मार्क करेंगे मार्क करेंगे। आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसका मतलब है आइडियल गैस के लिए अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो है, डेल्टा एच भी जीरो है। बहुत बढ़िया। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन आएगा नेगेटिव। कितनी सारी चीज आ गई। अगर वो मुझसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता तो मैं वो वाली ऑप्शंस पहले ही कैंसिल कर देती जिसमें वर्क डन पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे ये पता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। चलो खैर क्वेश्चन कुछ और है। फॉर एन आइडियल गैस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मोर देन दैट ड्यूरिंग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। बहुत ही बढ़िया। Statement 2, when a gas undergoes adiabatic reversible expansion, it experiences a decrease in energy. अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो मार्क कर लो। ऐसा सवाल अगर आए तो तुमने सबने जहां से भी पढ़ा है की फर्क पैदा है, सबने ये तो पढ़ा है कि आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे होता है और एडियाबैटिक का थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, तो P1V1 से P2V2, ये है V2 ही, ये भी सेम वॉल्यूम, लेकिन ओवरऑल आइसोथर्मल का ग्राफ ये वाला होता है और एडियाबैटिक का ग्राफ ये वाला होता है। तो वर्क डन देखते हैं। वर्क डन इज द एरिया अंडर द पीवी कर्व। आइसोथर्मल में ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया आइसोथर्मल का होगा। एडियाबैटिक का एरिया ये वाला, ये वाला एरिया जो है ये एडियाबैटिक का होगा। तो दिख रहा है मुझे एरिया कहाँ ज़्यादा है, आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल में वर्क डन एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है। एक्सपेंशन करिए मैंने, वॉल्यूम बढ़ाइए यार। V2 इज ग्रेटर देन V1, वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने, रिवर्सिबल एक्सपेंशन करिए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, एक ये ऑप्शन है जो कह रहा है स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, अभी देखते हैं। और दूसरा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो आंसर या तो ए है या तो सी है, तो मैं डी और बी काट देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। When a gas undergoes adiabatic expansion, it experiences a decrease in energy. अब जो मैं बोलने जा रही हूँ या तो तुमने सुना हुआ या तो तुमने नहीं सुना हुआ। नहीं सुना हुआ तो मुबारक हो, तुम एक और क्वेश्चन के लिए रेडी हो जो आ सकता है। अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करूँ मेरे बच्चे, सिर्फ लॉजिकली समझाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगी जो तुमने पहले नहीं देखी हुई, बट तुम एकदम से अगर रियलाइज होगा तो बहुत बढ़िया। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट वीट का गेम नहीं होता, Q0 होता है। अच्छा, और मुझे पता है डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है, मैंने मन से नहीं बनाया। तो अगर Q0 है तो डेल्टा U इक्वल्स W आएगा। मैम ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। ऑसम। क्या बोला मैंने, एडियाबैटिक क्या हो रहा है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन है जी? एक्सपेंशन होंदा पे आई, ते जे एक्सपेंशन होंदा पे आई ते वर्क डन पॉजिटिव होएगा कि नेगेटिव? ते वर्क डन होना ही नेगेटिव। तो अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा। भाई वर्क डन अगर -x होगा तो माँ कसम डेल्टा यू भी -x होगा, क्योंकि क्यू जो है वो 0 है। सही बात है, सही बात है। डेल्टा यू का फॉर्मूला याद है, NCV डेल्टा टी, ते N ते CV ते डेल्टा टी हैगा -x। डेल्टा टी होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जे हैगा -x। ठीक है जी, NCV दिस। अब दो स्टेटमेंट्स यहां से निकल के आती है, कोई से भी पूछी जा सकती है। सुनो, पहली तुम्हें दिख रहा है डेल्टा यू नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी यूज हो रही है। मतलब दूसरी स्टेटमेंट बताऊं जो पेपर में आती है, वर्क
is done at the expense of internal energy. ये कह रहा है ये कसम से, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एनर्जी यूज हो रही है, मतलब जो भी वो गैस वर्क कर रही है वो अपनी एनर्जी यूज करके कर रही है, तभी तो एडियाबैटिकली हो पा रहा है. तो वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. इस तरह की स्टेटमेंट आती है. दूसरी स्टेटमेंट जो बहुत पॉपुलर है, तुम किसी ना किसी पेपर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखोगे. एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, कूलिंग, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर लेस देन इनिशियल टेम्परेचर होता है. ये देखो प्रूव कर रहे हैं हम. ये चीज पॉजिटिव हमेशा. तो मतलब T2 माइनस T1 नेगेटिव होगा. और T2 माइनस T1 नेगेटिव कब होगा? जब T2 लेस देन T1 होगा. भाई 5 माइनस 2 प्लस 3 होता है, 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है. छोटे में से बड़ा माइनस करोगे आंसर नेगेटिव आएगा. दुनिया का दस्तूर है, हम उसी पे चल रहे हैं. तो दो तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं. ये स्टेटमेंट भी काम की है, लिख के रखो. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होता है. पहली बात, एक्सपेंशन है तो वर्क नेगेटिव होगा, ठीक है. आइसोथर्मल में एडियाबैटिक से ज्यादा होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट. दूसरी स्टेटमेंट, एडियाबैटिक में वर्क जो होता है वो एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है, इसीलिए टेम्परेचर भी गिरता है. तो इसका आंसर क्या है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. समझे? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बार बार इस पे फोकस करवा रही हूँ कि भाई अगर आज तक ये चीजें नहीं लिखी हुई है तो अब लिख लो, वो दिन आ चुका है. मूविंग ऑन. Given the following reactions, graphite plus oxygen gives carbon dioxide, delta H है P. Diamond plus oxygen gives carbon dioxide, delta H है Q. What would be the enthalpy of transition from diamond to graphite? डायमंड से ग्रेफाइट जाना है, मतलब ग्रेफाइट प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, राइट. तो इसका मतलब पहले वाले रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना है. सी ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, और दूसरे वाले रिएक्शन को मुझे एज इट इज लिखना है. तो जब मैं इसको ऐड करूंगी तो डायमंड से ग्रेफाइट ही आएगा. सी डायमंड टू सी ग्रेफाइट. बट पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स करने से उसके डेल्टा एच प्लस पी का माइनस पी हो गया है, और यहाँ पे ये क्यू का क्यू ही रहा. तो आंसर आ जाएगा क्यू माइनस पी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलर? नॉट पोलर. देखो यार, पोलैरिटी चेक करने के लिए हमेशा दो चीजें चेक करनी होती है. स्टेप 1 होता है बॉन्ड्स पोलर है कि नहीं चेक करना, और स्टेप 2 होता है सिमिट्री तो नहीं है वो चेक करना. अगर बॉन्ड्स पोलर है और सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है तो नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा और मॉलिक्यूल पोलर होगा, ठीक है. अगर बॉन्ड्स पोलर है और सिमिट्री है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा. अगर बॉन्ड्स ही पोलर नहीं है जैसे H2 तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ठीक है. इस वाले केस में बॉन्ड्स पोलर हैं, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, पोलर है यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट देयर सिमिट्री, तो नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो दिस इज नॉट पोलर. एक सेकेंड, जो फिर जल्दीबाजी, डी ऑप्शन पढ़ना, बोथ ए एंड सी. तो मतलब मैं सी तो चेक कर लूँ, रुक तो जाओ, ठंड रखो. PCl2F3. अगर तुमने एपिकोफिलिसिटी वाला रूल नहीं अप्लाई किया और तुमने PCl2F3 ऐसे बनाया है तो वो बिल्कुल एक नंबर का गलत बनाया है. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पहले एक्सियल पोजीशंस कवर करता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वेटोरियल. तो actual way to draw PCl2F3 is this, and this has a net dipole moment not equal to 0. This is polar, therefore the answer is just A. अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बनाया तो इसको लिख लो, रुक जाओ. Next question, which of the following reactions correctly represents formation enthalpy as the enthalpy change of the reaction? मतलब तो समझ लो, इसका मतलब है कि डेल्टा एच रिएक्शन किस केस में डेल्टा एच फॉर्मेशन के इक्वल है. मतलब किस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी चेंज है वो आंख बंद करके हम बोल देते हैं कि ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी, ठीक है. किस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं? पहले केस में H++ OH- गिव्स H2O,
क्या H प्लस स्टैंडर्ड स्टेट है? H2 होती है ना स्टैंडर्ड स्टेट हाइड्रोजन की, गलत हो गया। ठीक है, डेफिनेशन पे आऊँ वापस। जब भी कभी एक मोल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, जब भी एक मोल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, तो हम उस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स क्या स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है, इसकी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट लिक्विड होती है, तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HBr नहीं कह सकती बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो गेम ही खत्म हो गई, एलिमेंट ही नहीं है ये तो। नेक्स्ट, कैल्शियम, कैल्शियम, वाह वाह बेटा वाह, कैल्शियम बोल दिया, नींद पूरी होनी चाहिए इसलिए लाइफ में हमेशा। सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स CO, एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स उनकी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है। जी हाँ, यहाँ पे इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी चेंज होगी उसको मैं डेल्टा H फॉर्मेशन बोलूंगी। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे BrOF4 पॉजिटिव, हाफ ऑफ ब्रोमीन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने मोनोवेलेंट लोग जुड़े हैं? 4। कटाइनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 7 + 3 10, 10/2 5, 5 मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शंस ढूंढते हैं, या तो आंसर ए है या तो बी है। ठीक है, बाकी दोनों काट देती हूँ मैं। I3 पॉजिटिव, स्टेरिक नंबर वाला जुगाड़ I3 पॉजिटिव पे लग सकता है। मैंने कहा था कि जब मोर देन 1 सेंट्रल एटम्स हो तो स्टेरिक नंबर वाला जुगाड़ नहीं लगता है, बट मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था कि I3 माइनस और I3 प्लस पे भगवान की कृपा से ये जुगाड़ चल जा रहा है, तो I2 प्लस करके लिख दूँ, बस इन्हीं पे चल रहा है भाई, बाकियों की मैं कोई गारंटी नहीं ले रही। जुगाड़ है, चलता है चलता है, नहीं चलता नहीं चलता। 99% चीज़ों पे चल जाता है, 1% पे नहीं चलता है। उन 1% में से भी पॉइंट कुछ 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 परसेंट जो है वो I3 प्लस और I3 माइनस है, जनरली यही पूछते हैं, इन पे चल जाता है मेरा जुगाड़। हाफ, मेरा नहीं मतलब जुगाड़, मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था, उनको किसी और ने सिखाया होगा, मैंने तुमको सिखाया, जुगाड़ की बात है, चलता आ रहा है परंपरा। हाफ ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 आयोडीन जुड़े हैं, कटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस होएगा, तो ये हो जाएगा 8/2 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है I3 प्लस की। CF3Cl sp3 होता है, CCl4 का भाई है ये, तो ये आंसर आ जाएगा sp3d sp3 मूविंग ऑन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज दी हुई है H2N2 और NH3 की, धन्यवाद। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3? ऑलमोस्ट इक्वल टू, मतलब कुछ पॉइंट्स में आ रहा होगा और उन्होंने पूछा पक्का पक्का बताओ। देखो यार, पेज ऐड कर लें क्या पहले, तसल्ली से करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, कैसे बताएंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी, करने का तरीका भी सिखा रही हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या करना होता है? सबसे पहले रिएक्शन लिखो। फॉर्मेशन एंथैल्पी का रिएक्शन क्या होता है कि 1 मोल अमोनिया बनना चाहिए और रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। लिख लिया, लेकिन अब बैलेंस करो। रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है, 1 मोल अमोनिया बन रहा है, ये रिएक्शन की अगर मैंने डेल्टा H रिएक्शन निकाल दिया तो वो मेरे डेल्टा H फॉर्मेशन के इक्वल होगा, ये डेफिनेशन कहती है। सही बात है। अब कैसे बनाएंगे? देखो यार, N2 में NN का बॉन्ड होता है, तो हाफ ऑफ डेल्टा H N2 वाला लगाएंगे, तो यहाँ पे मुझे N मिल जाएगा, हाफ N2 है ना, N मिल जाएगा। 3/2 डेल्टा H H2 का लगाएंगे तो 3H मिल जाएंगे, एक नाइट्रोजन और 3H मिलके NH 3 है, और बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए माइनस लिख दे रही हूँ पहले। ठीक है जी, यहाँ पे बॉन्ड्स टूट रहे थे, यहाँ बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ N2 का कितना है, 941.8, 941.8 प्लस, हे रब्बा हैंड राइटिंग देख दे तुझी टीचर, कीड़े मारे में कीड़े। 3/2 डेल्टा 436, सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है। एंड NH3 में NH बॉन्ड की है 3 टाइम्स
390। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, रुक जाओ, कर रही हूँ। इसको लिखते हैं 942, 942 डिवाइडेड बाय 2, 471 प्लस 436 divided by 2 times 3, 654 minus 390 times 3, 1170। आंसर आएगा -45 किलो जूल पर मोल। 45 आएगा, सही बात है, -45 किलो जूल पर मोल। ये NH होना चाहिए था यार, इंसान हूँ, गलती हो गई। ठीक है जी, बॉन्ड बनता है तो माइनस लिख दिया क्योंकि तोड़ने पे पॉजिटिव ले रही थी। मूविंग ऑन, डायटोमिक स्पीशीज और बॉन्ड ऑर्डर है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर डायटोमिक स्पीशीज कैसे निकालते हैं, ट्रिक याद है जो मैंने बताई थी भाई? जल्दी जल्दी हो जाता है ट्रिक से। क्या था ट्रिक का नाम? 10 10 12 32 10। क्या? 10 10 12 32 10। यहाँ पे क्या लिखते हो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ आता है बॉन्ड ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6, ओहो, 8 10 12 14 16 18 20। 10 10 12 32 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन के साथ होते हैं, दूसरे के साथ होते हैं 14। 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, तो 1 का आंसर है 2। देखिए जरा, सॉरी, 1 का आंसर है 2, तो आंसर ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। मूविंग ऑन, O2 पॉजिटिव, O2 में होते हैं 16, तो इसमें हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकती हूँ क्या मैं? 14 और 16 के बीच में होता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। O2 2 माइनस का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। C2 का मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए 2, आ रहा है 2, मार्क कर देना, आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यार मैंने अभी बताया स्टेटमेंट में कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, दिख रहा है? अच्छा ये दिख रहा है, ये एरो दिख रही है, ये एरो ये बता रहा है कि प्रोसेस इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैप पढ़ना भी तो सीखो भाई, कर कैसे पढ़ते हैं? प्रोसेस इस डायरेक्शन में जा रहा है। इनिशियली ये वॉल्यूम थी, फाइनली ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ती हुई दिख रही है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर घटता है, तो वॉल्यूम 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 एंड टेम्परेचर 2 इज लेस देन टेम्परेचर 1। कूलिंग कॉज करता है, अभी बताया 2 मिनट पहले। Which of the following statements is correct? Correct ढूंढनी है। A process where the system and the surroundings are in equilibrium always is a reversible process, उसकी definition यही है, तो ये सही statement है। चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं। Energy is absorbed for neutron formation, नहीं, जनरली एनर्जी रिलीज होती है। भाई लिख लेना ये सब चीज़ें, काम किया खुद से सोच के बनाया। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा एच। एक सेकेंड, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच होता है या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच होता है? ध्यान से पढ़नी थी ये स्टेटमेंट, गलत हैगी। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। इंपॉर्टेंट है चीजों का ध्यान देना, मैचिंग हो चुकी है, रॉन्गली बताना है। फिर से मैंने वीबीटी का सवाल बताया है सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें रिकॉल हो जाए कि वीबीटी अटेम्प्ट कैसे करते हैं। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर के बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद लोन पेयर, लोन पेयर के बाद शेप। BCl3 में तुम ये पूरा खेल खेलोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, लोन पेयर आएगा अंडा, शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, सही है ये। SnCl2, एसएन की शक्ल देख के अगर डर लग रहा है, टिन, ग्रुप 14 में होता है ये, ग्रुप 14 में होता है, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, डिवाइडेड बाय 2, 3 आ गया ये, तो ये भी sp2 है पर इसमें एक लोन पेयर है, तो ये बेंट शेप होगा या वी शेप होगा, ये भी सही मार्क्ड है। BrO2F3 की अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये आएगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, और 5 बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं, तो C100 गलत है, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ए से जा रहे हैं हम, ए से बी, बी से सी से डी से वापस ए आ गए। साइक्लिक प्रोसेस दिया मैंने तुम्हें यहाँ, भाई बड़ी मेहनत से सवाल बनाए, जरा थैंक यू लिख देना उसमें, समझ रहे हो, बहुत मेहनत से सवाल बनाए ये सब, दिख रहा होगा तुम्हें कि नए सवाल हैं, टिपे टूपे नहीं हुए कहीं से, तो प्लीज कदर कर लेना, लोगों को बोल देना सब्सक्राइब कर लें, नहीं मन करता है इतने कम सब्सक्राइबर्स देख के ना रोज मेहनत करने का, फिर भी करते हैं कि चलो कोई नहीं, किसी की तो हेल्प हो रही है, कोई तो देख रहा है। और अगर वो कोई भी कमेंट सेक्शन में ना बताए ना कि हाँ सही में हेल्प हो रही है, तो क्या मतलब, क्या कर रही हूँ मैं फिर, क्यों, समझे। साइक्लिक प्रोसेस है तो जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उनके चेंज की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये एक्चुअली डेल्टा यू होता है, ये भी जीरो, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इट्स अ गुड क्वेश्चन, भाई ने बनाया, प्लीज इसको मार्क कर लेना। Identify the type of orbital formed due to the overlap of 2pz and 2s orbitals in the same phase. 2pz, 2s, same phase, सेम फेज, 2pz, जनरली z एक्सिस जो होती है वो मेरी मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है, z एक्सिस पे ये दोनों भाई हेड ऑन मिलेंगे, हेड ऑन मिलेंगे तो सिग्मा या सिग्मा स्टार बनाएंगे, सेम फेज में है इसलिए सिग्मा बनाएंगे। सिर्फ एमओटी में 10 10 12 32 10 ना याद रहे और एक्चुअली लॉजिक्स भी याद रहे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, इसलिए ये सवाल दिया। आई होप इट इज हेल्पिंग। मूविंग ऑन, द टेम्परेचर ऑफ 72 grams of water is raised from 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 1, टेम्परेचर जब भी डिग्री सेल्सियस में दिखे उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, अगर सवाल गलत नहीं करना है तो। 72 grams ऑफ वाटर दिया है, टेम्परेचर रेज किया है, सीपी की वैल्यू दी है, सीवी निकालनी है, यूनिट पे जाएंगे, जूल पर केल्विन पर मोल है, ये भी जूल पर केल्विन पर मोल है, इसका मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना है Cp इज इक्वल टू CV प्लस आर। मैं कब फॉर्मूला लगाती हूँ Cp इज इक्वल टू CV प्लस NR, जब इसका यूनिट जूल पर केल्विन होता है और इसका भी जूल पर केल्विन होता है, तब, बिकॉज आर का यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स डालने होते हैं। यहाँ ये मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है x माइनस आर इक्वल्स CV। आर की वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, डाल दो आंसर आ जाएगा, आंसर है सी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ताकि तुम्हें लॉजिक्स आते हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए क्वेश्चन था। जिनको इजी लगा है मुबारक हो, तुम्हारे लॉजिक सही ट्रैक पे हैं, जिनको टफ लगा है थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो अभी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ्स। ठीक है जी, क्या आप मानोगे अगर मैं बोलूँ बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो स्टेप 1 होता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। स्टेप 2 होता है अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए तो दूसरा जुगाड़ होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखें उसमें उसमें लेंथ ज़्यादा होती है कि वो दूर दूर रहना चाहते हैं, तो Li2 प्लस Li2 और Li2 माइनस कंपेयर करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 7 होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 1, 7 का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 5 का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 0.5। बॉन्ड ऑर्डर जहाँ ज़्यादा वहाँ बॉन्ड लेंथ कम, तो Li2 की बॉन्ड लेंथ Li2 प्लस से भी कम है और Li2 माइनस से भी कम है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो Li2 माइनस की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो आंसर आ जाएगा डी। मार्क कर लो अगर कभी नहीं देखा है तो, देखा है तो मुबारक हो। 2 liters ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स रिवर्सिबली, बहुत सारी चीज़ें आती है भाई इसमें, रुक जाओ ठंड रखो। आइडियल गैस, ठीक है, रिवर्सिबली मतलब लॉग वाला गेम है इसमें कुछ, एक्सपैंड्स मतलब वर्क डन आएगा नेगेटिव, 2 लीटर से 8 लीटर पे जा रही है, V1 दिया है V2 दिया है, बड़ी सारी चीजें मेरी यहीं पे सॉल्व हो गई है। अंटिल द फाइनल प्रेशर इज 2 atm एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 200 केल्विन। ठीक है,
P2 दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता है -2.303 nRT log V2/V1। अब दिक्कत क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, गेस वर्क नहीं करना है। मानते हो PV इक्वल्स nRT होता है, तो P2 V2 विल इक्वल nRT। तो यहाँ पे मैंने ये ऐसा क्वेश्चन बनाया था कि तुम nRT की जगह P2 V2 यूज करो, कि तुम्हें P2 भी दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है। तो -2.303, बिना यूनिट्स के फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन खेल मत लेना, विद यूनिट्स खेलना वरना खेलना ही मत। -2.303 टाइम्स 2 ATM टाइम्स 8 लीटर्स log ऑफ 8 लीटर ओवर 2 लीटर। log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो मैं लिखूंगी -2.303 टाइम्स 16 ATM लीटर टाइम्स 0.6। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो लीटर ATM में आएगा, लेकिन जो आंसर्स यहाँ है वो जूल में है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने ऑप्शंस कैसे बनाए। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, जो मैं तो कैलकुलेटर से ही करूँगी ना, कैसी बातें कर रहे हो। 2.303 टाइम्स 16 टाइम्स 0.6, तो आंसर आएगा -22.1 जो मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो अगर तुम बिना यूनिट के खेलोगे तो तुम सी मार्क कराओगे, पर आंसर सी है ही नहीं, क्योंकि मेरा यूनिट लीटर ATM है, वहाँ यूनिट जूल है। फिजिकल केमिस्ट्री की आधी गलतियाँ सिर्फ यूनिट्स की वजह से होती हैं, वो करनी बंद कर दो, क्योंकि नहीं करनी चाहिए ऐसी गलतियाँ। तो लीटर ATM से जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी कॉल आ गया था। तो लीटर ATM को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, प्लीज ध्यान रखना, यूनिट्स का क्वेश्चन इसीलिए दिया है। हैड देयर बीन नो 2s2p मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग ना होती तो कभी भी, मतलब बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, मतलब B2C2N2 और इनके भाई बहन में पाई पहले ना बढ़ता, सिग्मा ही पहले बढ़ता, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में होता है। तो पहले सिग्मा 2pz बढ़ता, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, तब उस केस में पैरामैग्नेटिक कौन होता। अगर कोई 2s2p मिक्सिंग ना होती तो उस केस में B2C2N2 की बात करती हूँ मैं, उस केस में ना सिग्मा 1s बढ़ता, सिग्मा स्टार 1s बढ़ता, सिग्मा 2s बढ़ता, सिग्मा स्टार 2s बढ़ता, सिग्मा 2pz पहले बढ़ता, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, मुंह से बोल रही हूँ मैं इसलिए लिख नहीं रही, फिर सिग्मा स्टार 2pz हर केस में। तो नाइट्रोजन में अगर मुझे, कहाँ से शुरू करूँ, बोरॉन में अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने होते, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, डायामैग्नेटिक होता। कार्बन में मुझे 12 भरने होते, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12, तो ये हो जाता पैरामैग्नेटिक। हैड देयर बीन नो 2s2p मिक्सिंग। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है पहले एक बार ऐसा सा क्वेश्चन, तो प्रिपेयर करना चाहिए। आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, स्टेरिक नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे निकालोगे तो स्टेरिक नंबर आएगा 5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, एक आयोडीन 2 आयोडीन से जुड़ा है ना, यहाँ जुगाड़ चल रहा था। 3 लोन पेयर है यहाँ पे, 3 से ज्यादा लोन पेयर कहीं और नहीं मिलेगी, आंसर है I3-, लीनियर शेप होती है इसकी। 20 joules of heat is given to a system, weight Q पॉजिटिव है, while 45 joules of work is done by it, 45 joules of work is done by the system, डेल्टा U क्या हो जाएगा, -25 joules। डेल्टा U is equal to Q plus W, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट हैज आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कर लिए हैं तो मुबारक हो, मेरा काम है रिकॉल कराना। आयनिक बॉन्ड होने चाहिए, इसमें भी आयनिक है, इसमें भी आयनिक है, ठीक है, तो ये टूटेगा Na+ NO3-। कोवेलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल है NO3- में, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है, आंसर है NaNO3। Which of the following causes a decrease in entropy? Decrease in entropy. Boiling of egg, हम लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, लेकिन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है तो इंक्रीज इन एंट्रोपी होगा। नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो,
एक्सपेंशन ऑफ गैस, इंक्रीज इन एंट्रोपी होगा, गैस फैल रही है, केओस बढ़ता है। मेल्टिंग ऑफ एन आइस, आइस से लिक्विड जा रहा है, पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं, केओस बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी। स्ट्रेचिंग रबर बैंड, तुम उसको अलाइन कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्रोपी घटेगी। ये सब एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम्पल्स कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछे गए हैं। मैंने इस क्वेश्चन में सारे एग्जाम्पल्स डाल दिए, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, गलत बात बतानी है। O2 पॉजिटिव है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन O2, ये क्वेश्चन ही पूरा MOT का है। और MOT के क्वेश्चन में जब भी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर होती है तो एक ही ट्रिक काम आती है जिसका नाम है 10 10 12 32 10। O2 पॉजिटिव में 15 इलेक्ट्रॉन्स, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स। आ जाओ 10 10 12 32 10 पे, 10 10 12 32 10 में O2 पॉजिटिव 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा। O2 पॉजिटिव में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे पक्का। Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी 10 10 12 32 10 से आ जाएगा। Be2 में 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, बॉन्ड बन ही नहीं सकता है मतलब इट वुड नॉट एग्जिस्ट। वेन C2 माइनस फॉर्म्स फ्रॉम C2, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, C2 माइनस में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब यहाँ मैंने लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया। C2 में 2s 2p मिक्सिंग होती है, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। मैं मुंह से बोल रही हूँ इसलिए नहीं लिख रही। पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 13। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, 13वां इलेक्ट्रॉन जा रहा है सिग्मा 2pz में। गलत बात है ये, तो मतलब यही मेरा आंसर है, सॉरी, है ना, ठीक है जी। तो आंसर है C। बट ये सारी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको कहीं नोट डाउन कर लो, बहुत काम आएंगी तुम्हारे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग आयन, कर ली कंसिडर, द फॉर्मल चार्जेस ऑन एलिमेंट्स मार्क्ड एज 1 2 3 रिस्पेक्टिवली इज, एक सेकेंड, द कॉमन चार्जेस ऑन एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 इज रिस्पेक्टिवली, क्या होगा चार्जेस? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाना आता है, हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं NH4 प्लस बनाऊँ, एक सेकेंड, NH4 प्लस बनाऊँ तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे 5 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं है, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 8 है बेटा, 4 बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा +1, तो इस पे चार्ज आ जाएगा +1। इन दोनों पे इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। 1 2 और 3 निकालना था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 0 + 1 0 होगा आंसर, आंसर है D, ठीक है। अमंग्स द फॉलोइंग विच विल हैव द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल VSEPR थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp हाइब्रिडाइज वालों का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है sp2 से, फिर ज़्यादा होता है sp3 से। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम देखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर्स हैं वहाँ ज़्यादा लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, वहाँ बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम आ रहे हैं तो हम और चीज़ें देखते हैं, क्या देखते हैं फिर? उसके बाद देखते हैं सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, फिर उसके बाद साइड एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ऐसे हम पूरा खेल खेलते हैं। तो NCl3 में हाइब्रिडाइजेशन, भाई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है यहाँ पे, है ना, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो sp3 वालों से ज़्यादा होगा, सेकेंड पीरियड वालों में थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो ये बॉन्ड एंगल जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। बट BeCl2 sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें बॉन्ड एंगल इन सबसे तो ज़्यादा ही होगा, ये sp2 है, ये sp3 है,
ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन वालों में ज्यादा बॉन्ड एंगल दिखाएगा ड्यू टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, बट अभी भी BeCl2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जहां हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एलिमेंट भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और सामने भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। फर्स्ट केस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप्स विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड 1s ओवरलैप करता है, ठीक है जी। एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 होता है, बिल्कुल होता है। डेल्टा H 0 होता है क्या? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्या ये? नहीं। डेल्टा S की भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। डेल्टा G 0 होता है, ये पक्की बात है, बाकी कोई कंडीशन थोड़ी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट इज डायामैग्नेटिक बट विल बिकम पैरामैग्नेटिक ऑन रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी डायामेटिक है, डायामैग्नेटिक है, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। N2 भरे इलेक्ट्रॉन्स एक बार साथ में बनाओ भैया, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। सिग्मा 1s, मुंह से बोल रही हूँ इसलिए लिख ली। सिग्मा स्टार 1s तुम लिख लेना। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। डायमैग्नेटिक है, पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। B2 ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक है, O2 ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक है। Which of the following has an sp hybridized central atom? sp hybridized central atom किस केस में होगा इनमें से? NO2 माइनस में हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, ये आ जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ये आएगा sp2। भाई डायटोमिक स्पीशीज में प्लीज हाइब्रिडाइजेशन की बात मत करना, ठीक है जी। एज आई साइड, ये मैंने पहले लास्ट ईयर बनाया था बेस्ड ऑन द मॉक, और ये आपको ऐप पे मिलता था, और अभी मैं यूट्यूब पे रिलीज कर रही हूँ धीरे धीरे सब मॉक्स। मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी है, मॉक टेस्ट 7 भी आई थिंक ऑलरेडी है, ये मॉक टेस्ट 2 है। धीरे धीरे मैं सारे मॉक्स डाल दूंगी अगर मुझे मिल गए तो, बिकॉज आई हैड अ हार्ड डिस्क जिसमें सब मॉक टेस्ट थे, और वो हार्ड डिस्क हो गई करप्ट। तो अगर आप मेरे एक स्टूडेंट हो और आपके पास ये मॉक टेस्ट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, प्लीज़, आई वुड बी ग्रेटफुल। Among the following species, identify the species where the central atom has sp3 dehybridization। भैया VBT का क्वेश्चन है, पहले निकालने हैं स्टेरिक नंबर, फिर निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, फिर निकालने लोन पेयर, जो भी पूछ ले इसमें से। VBT में इसी तरह के सवाल आते हैं, यही जुगाड़ से होगा और हमेशा सही होगा। तो BrF4 माइनस हाफ ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, कटाइनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड होता है 12/2 6, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन है। PH5 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये दिया इसलिए, इट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। XeO3 हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, मोनोवेलेंट कोई भी नहीं जोड़ा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसकी। आंसर है नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शक्ल देखते ही PH5 मार्क कर दोगे, मत करना, याद रखना PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे NCl5 विल नॉट एग्जिस्ट, NF5 विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना ही नहीं सकता है। फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है यार। मूविंग ऑन, फॉर द रिएक्शन, ये लिक्विड से गैस जा रहा है तो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है, पर एंट्रोपी भी तो ग्रेटर देन 0 है भैया, एंट्रोपी भी तो ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the heat of combustion for graphite, dihydrogen and methane are given, what is the enthalpy of formation of methane? Can you see how in this question they have literally given us 0 equations? देख मैंने बनाया, why have I given you 0 equations? Why, if I have seen such a question somewhere and it is inspired from anywhere, and why is there zero information? क्योंकि अब हम तुमसे ये चाहते हैं कि भाई तूने डेफिनेशन रटी थी ना, उसको ज़रा यूटिलाइज करना सीख, अप्लाई कर। कैसे अप्लाई होगा ये? क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है। तो मेरी फाइनल इक्वेशन जो है, अगर मैं एक ऐसा रिएक्शन लिख दूं जहाँ पे मीथेन बन रहा है, तो उस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन होगा। मतलब अगर मैं 1 मोल मीथेन बनाऊं
और मेरे रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में हों। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, 1 मोल मीथेन बन रहा है। इस रिएक्शन का मुझे एंथैल्पी चेंज निकालना है, वो मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देगा। मैं इस रिएक्शन तक पहुंचूंगी कैसे? ये सब यूज करके। कंबशन फॉर ग्रेफाइट दिया हुआ है, डाईहाइड्रोजन दिया हुआ है और मीथेन दिया हुआ है। ग्रेफाइट की कंबशन करते हैं। मैं सिर्फ इक्वेशंस लिख रही हूँ पहले। ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, और इसका मुझे डेल्टा एच दिया हुआ है -392.2 किलो जूल पर मोल में है। ऊपर लिख देती हूँ भाई, ठीक है। डाईहाइड्रोजन मतलब H2 प्लस हाफ O2, 1 मोल H2 कंबस्ट होना है, तब हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी है, ठीक है। H2O लिक्विड, इसकी वैल्यू बेटा मुझे दी है, अरे अरे, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है -284.24, ठीक है। और मीथेन का कंबशन है, मतलब 1 मोल मीथेन जलना चाहिए। कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, 1 मोल वो चीज़ जलेगी इनफ ऑक्सीजन में, 1 ही मोल होना चाहिए वो रिएक्टेंट। CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, इसको बैलेंस कर लें। अच्छा जी, 2 2 और 2 4, ये हो गया इक्वेशन। और इसका डेल्टा एच दिया हुआ है -890.34, यहाँ लिख दूँ, नीचे दिखेगा ना माइनस, अरे वाह रे हैंड राइटिंग, 890.34, ठीक है। अब मुझे 3 इक्वेशंस यूज करके इस इक्वेशन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचूं मैं? ये रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, ये रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, पर ये ट्वाइस चाहिए मुझे, राइट। और ये मुझे प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करूं तो चलेगा, मतलब इसको रिवर्स कर दूं तो वही चीज उसके डेल्टा एच में होगी। तो -392.2 प्लस ट्वाइस ऑफ -284.24 प्लस सॉरी, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टॉक्स मेनली अबाउट एंट्रोपी। टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा बढ़ेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। इसकी तो 0 है, बाकी सबकी कैसे निकालेंगे नेट डाइपोल मोमेंट? भाई तुम्हारे वेक्टर, वेक्टर का गेम है ये, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एडिटिव रूल ऑफ वेक्टर और ये सब खेलना है इसमें। तो 3 की ऐड होके 1 को मिलेगी, तो वहां पे सबसे ज्यादा। इन अ रेगुलर octahedral molecule AB6, the number of BAB bonds at 90 degree is? सोचो, it's a good question, you should write it also. कोई AB6 है, कैसे बनता है ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल? एक ये A होता है, अरे यार मेरे पास, और उसके साथ 4 लोग ऐसे जुड़े होते हैं, 2 तुम्हारी तरफ, चौ, और 2 मेरी तरफ, ठीक है। तो मेक सेंस नो, नो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस, ठीक है। 2 बॉन्ड्स मेरी तरफ एक प्लेन में और 2 तुम्हारी तरफ, ऐसे इमेजिन कर। सुनो, ये बीच में ये एक प्लेन है, ये नाइट्रोजन पड़ा है, ठीक है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स इन द सेम प्लेन जो हैं ये वाले, ये जो 4 बॉन्ड्स इन द सेम प्लेन है, ए के 4 बी से जुड़े हुए, ये चारों आपस में 90 डिग्री पे है, ठीक है। फिर एक बी परपेंडिकुलरली ऊपर है, तो ये जो परपेंडिकुलरली ऊपर है ये इन चारों से परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलरली नीचे है वो भी इन चारों से परपेंडिकुलर है, राइट। तो 4 बॉन्ड्स आपस में परपेंडिकुलर, ऊपर वाला चारों से परपेंडिकुलर, नीचे वाला भी चारों से परपेंडिकुलर, टोटल 12 हो गया, 4 + 4 + 4, ठीक है जी। Next question. If delta H formation of C2H4 is X and delta H formation of C2H6 is Y, what would be the enthalpy of hydrogenation of C2H4? Enthalpy of hydrogenation मतलब इसको enough hydrogen दी जाए to form C2H6, ठीक है जी। और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन के केस में, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेट्स गो. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. मतलब उसके पास डी होना चाहिए. इन सब के पास डी नहीं होगा. लॉजिकल आंसर इज दिस, कि यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें इसका डी इन्वॉल्व होगा और इसका पी इन्वॉल्व होगा. बेटा ये सब सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, इनके पास कहाँ से डी आ जाएगा. डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन था, सिर्फ इसके पास डी है तो आंसर है डी. ठीक है. फॉर द मॉलिक्यूल ए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली आर. कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन. 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये वाला कार्बन 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये वाला कार्बन 1 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड. सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. 1 की sp2 है, 2 की sp3 है, 3 की sp है. sp2 sp3 sp, sp2 sp3 sp. ये है तुम्हारा आंसर. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 4 मोल ऑफ HCl is treated with 3 moles of NaOH, the enthalpy change observed would be. हाँ जी, कितना एंथैल्पी चेंज होगा. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बतानी है, पर मैम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो -13.7 किलो कैलोरी होती है. हाँ, पर वो जब एक और एक रिएक्ट करते हैं ना, यहाँ कितने और कितने रिएक्ट करेंगे. 4 मोल HCl है, 3 मोल NaOH है. क्या 4 के 4 मोल HCl रिएक्ट कर पाएंगे. बिल्कुल नहीं. 4 के 4 मोल HCl बिल्कुल नहीं रिएक्ट कर पाएंगे. 3 मोल NaOH है ना, तो जितना OH है उतना ही तो H+ यूज होगा. लिमिटिंग रिएजेंट. अरे अरे, चैप्टर 1. 3 मोल है तो 3 ही मोल रिएक्ट करेगा, तो ये इंटू 3 कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग एडक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज. दिस इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना. नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को बीच में रखता है ताकि बोरॉन की भी हेल्प हो पाए. इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं. ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड बेस एडक्ट है. तो बोरॉन के आसपास कितने बॉन्ड्स हैं. सिग्मा 3 हाइड्रोजन के साथ है और एक ये भी तो सिग्मा बॉन्ड ही हुआ, तो इसमें बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, NCERT में है, पीछे जाके देखोगे बैक क्वेश्चंस में है. गुड क्वेश्चन, पुरानी NCERT में कहीं तो था. ठीक है जी. तो ये बॉन्डिंग और थर्मोडायनामिक्स अच्छे से थरली रिवाइज करने के लिए मैं ये 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ. नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई एंड टॉक अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद मोर थिंग्स. दिस वाज बेस्ड ऑन व्हाट यू नीडेड. बॉन्डिंग पहले, तो इसलिए मैंने बॉन्डिंग की वीडियो पहले डाल दिया जैसा तुमने कहा था. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ. भाई बहुत मेहनत लगती है इतने क्वेश्चंस लिखने में, और ये सब ऐसे मेरे पास कोई एडिटर थोड़ी बैठा है जो कॉपी पेस्ट करके ला रहा है और मुझे दे रहा है. अकेली नन्ही सी जान इतनी मेहनत कर रही है. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना इफ़ आई एम what I intend to do is happening or not. I intend to help you. Am I doing it okay or not? Okay? And please like the video. And please subscribe to the channel if you haven't already. अगर कर लिया तो और उसे करा दो. Bye.